गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे घर पर। मैं डॉक्टर अनुज कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन में डिमांड पुल इन्फ्लेशन और मॉनेटरी थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, मांगाधिक्य या स्फीति का मौद्रिक सिद्धांत। हम ने इसमें स्फीति की क्या डेफिनेशंस होती हैं, क्या इंट्रोडक्शन होता है, स्फीति कितने प्रकार की होती हैं, स्फीति के कारण क्या होते हैं, उनका अध्ययन हम कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे वो है मांगाधिक्य स्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में जैसे कि डेफिनेशन भी दी गई थी कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, बहुत अधिक मुद्रा की मात्रा बहुत कम वस्तुओं के पीछे भाग रही है, चेज कर रही है, या बहुत अधिक मुद्रा की पूर्ति अधिक है और जो वस्तुओं की पूर्ति कम है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो वस्तुओं व सेवाओं की मांग है वो बढ़ जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है, जबकि प्रोडक्शन सेम रहता है, वो इंक्रीज नहीं होता है। और एक्सेस डिमांड जो होती है, जो मांग अधिक हो जाती है पूर्ति की तुलना में, उससे प्राइस जो है वो ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। मांगाधिक्य या डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होती है कि जब वस्तुओं व सेवाओं की कुल मांग उसकी कुल पूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन तब पैदा होता है जब इन्फ्लेशनरी गैप पैदा हो जाता है। इन्फ्लेशनरी गैप को हम थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। 1940 में केन्स ने इस संधारणा को स्पष्ट किया था। लिप्से ने बताया है कि आय के पूर्ण रोजगार स्तर पर समस्त उत्पादन से जितनी मात्रा में समस्त व्यय बढ़ जाएंगे वही मात्रा स्फीतिक अंतराल होती है। अर्थात जब मांग बढ़ जाती है पूर्ति की तुलना में तो स्फीतिक अंतराल पैदा हो जाता है, जिसके कारण डिमांड पुल इन्फ्लेशन उत्पन्न हो जाती है। मांगाधिक्य या स्फीति का मौद्रिक घटना जो है वो इसको हम देख सकते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे कि अर्थव्यवस्था में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है। यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंस थ्रू एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी यहाँ पर बढ़ाती है, अपना व्यय गवर्नमेंट बढ़ा देती है विभिन्न समाज कल्याणकारी खाल उसमें फिस्कल मेजर्स के द्वारा, पब्लिक एक्सपेंडिचर के द्वारा। यहाँ पर इकोनॉमी में जब मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर सप्लाई नहीं बढ़ती है, क्योंकि पहले ही अर्थव्यवस्था फुल एम्प्लॉयमेंट के स्तर पर है, पूर्ण रोजगार के स्तर पर है, जिसके कारण वस्तुओं की पूर्ति जो है वो फर्दर नहीं बढ़ती है। यहाँ से क्या होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जब बढ़ जाता है तो एग्रीगेट डिमांड, हम केन्स के रोजगार सिद्धांत में पढ़ चुके हैं, वस्तुओं व सेवाओं की जो सकल मांग होती है उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाने से एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ पाती है, जिसके कारण हमारी जो कुल वस्तुओं की पूर्ति या सेवाओं की पूर्ति नहीं हो जाती है। इसके कारण एक इन्फ्लेशनरी गैप पैदा हो जाता है और उसे ही हम मांग जनित स्फीति पैदा हो जाती है। वस्तुओं की कीमतें मांग के कारण, क्योंकि यहाँ पर वस्तुओं की डिमांड उनकी कुल जो पूर्ति है उसकी तुलना में बहुत अधिक हो जाती है, इसके कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ना प्रारंभ हो जाती है।
ये आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन का रेखा चित्र है एक। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि प्रारंभ में संतुलन जो होता है वो ये ब्लू कलर की लाइन और ये रेड कलर की लाइन है, ये एग्रीगेट डिमांड 1 है, ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये इस बिंदु पर होता है। यहाँ पर ये रियल जीडीपी OQ1 और प्राइस लेवल OP1 होता है। लेकिन जब गवर्नमेंट समाज के कल्याणकारी कार्यों में व्यय करती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट होकर ये एग्रीगेट डिमांड 2 हो जाता है। ये आसमानी रंग की लाइन ये एग्रीगेट सप्लाई वक्र को यहाँ पर काटता है, इस बिंदु पर काटता है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रियल जीडीपी बढ़कर Q2 हो जाती है, मात्रा बढ़ जाती है, जबकि कीमत स्तर बढ़कर OP2 हो जाता है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ पाई है और एक इन्फ्लेशनरी गैप हो जाता है, जिसके कारण महंगाधिक्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है। महंगाधिक्य या अतिस्फीति वह स्थिति है जिसके बारे में कहा जाता है कि वस्तुएं बहुत कम हैं और जिन्हें पाने के लिए बहुत अधिक मुद्रा उनके पीछे दौड़ रही है। जब समस्त पूर्ति से समस्त मांग अधिक हो जाएगी तो कीमतों में स्फीतिकारी वृद्धि होने लगती है। प्राचीनतम व्याख्या की सरल परिभाषा मिलती है। सिद्धांत बताता है कि मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के अनुपात में कीमतें बढ़ती हैं। उत्पादन का पूर्ण रोजगार स्तर दिया होने पर यदि मुद्रा की पूर्ति 2 गुना कर दी जाएंगी, कीमतें भी 2 गुना हो जाएंगी। अर्थात स्फीति उसी दर से चलती है जिस दर से मुद्रा का विस्तार होता है। इस विश्लेषण में समस्त पूर्ति क्योंकि स्थिर मान ली गई है, क्योंकि हम पूर्ण रोजगार स्तर मानते हैं तो वस्तुओं की मांग बढ़ा देती है। जो मांग बढ़ती है उससे वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है मुद्रा की मात्रा बढ़ने से, परंतु क्योंकि संसाधन पूर्ण रोजगार युक्त हैं इसलिए वस्तुओं की पूर्ति नहीं बढ़ पाती है, इससे कीमतें बढ़ती हैं। परंतु असली स्थिति तब आएगी जब मुद्रा पूर्ति निरंतर और एक लंबे समय तक बढ़ती जाएगी। इसको हम 2 तरह से देख सकते हैं। एक ये रेखा चित्र आपके सामने है, इसमें हम देख सकते हैं कि आधुनिक मौद्रिक सिद्धांतवादी जिसमें फ्रीडमैन प्रमुख थे, उन्होंने बताया कि स्फीति सदैव एवं सतत एक मौद्रिक घटना है। अंकित मुद्रा पूर्ति की वृद्धि दर जितनी अधिक होगी स्फीति की दर भी उतनी ही अधिक होगी। जब वास्तविक मुद्रा की मांग में वृद्धि की अपेक्षा अंकित मुद्रा ये वास्तविक मुद्रा होती है जो वस्तुएं व सेवाओं की मात्रा होती है, और अंकित मुद्रा होती है जो रुपए पैसे होते हैं जिन्हें हम मुद्रा कहते हैं। जब वास्तविक मुद्रा की तुलना में अंकित मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो स्फीति जन्म ले लेती है। इस प्रकार फ्रीडमैन आय परिवर्तन को कीमत स्तर में नहीं अपितु मुद्रा पूर्ति में परिवर्तनों से संबद्ध करते हैं। जितने भी आधुनिक परिमाण सिद्धांतवादी हैं ये मान्यता रखते हैं कि पूर्ण रोजगार सामान्य स्थिति है और न ही यह मुद्रा के भोग स्थिर होता है। फिर भी वे स्फीति को मुद्रा पूर्ति की अतिवृद्धि का परिणाम मानते हैं। ये जो प्रस्तुत रेखा चित्र है हम इसमें देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि मान लीजिए कीमत P है जिस पर जो B भाग है उस पर D और S वक्र निर्धारित करते हैं। मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है। इस कीमत स्तर पर प्रारंभिक रोजगार की स्थिति को भाग A में ISLM वक्र काटने पर E बिंदु दिखाई दे रहा है। ये हमारा E बिंदु पर पूर्ण रोजगार YF पूर्ण रोजगार का बिंदु है जहां ब्याज की दर R निर्धारित हो जाती है और पूर्ण रोजगार का स्तर YF है। अब मुद्रा का परिमाण बढ़ने से LM वक्र ये LM वक्र जो है ये सरक कर LM1 हो जाता है और IS वक्र को E बिंदु पर काटता है, जिसके कारण संतुलन स्तर आय का संतुलन स्तर OY1 पहुंच जाता है और ब्याज की दर गिरकर R1 हो जाती है, OR1 हो जाती है। यहाँ पर चूंकि समस्त पूर्ति स्थिर मान ली गई है इसलिए IS वक्र में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब क्या हो गया, मुद्रा की पूर्ति बढ़ी जिसके कारण समस्त मांग बढ़ जाती है और D वक्र शिफ्ट होकर D1 पर पहुंच जाता है। B भाग में हम देख सकते हैं
कि E1 के बराबर या YF के बराबर अति मांग पैदा हो जाती है। यहाँ पूर्ति की तुलना में अति मांग पैदा होगी, इससे कीमत स्तर बढ़ जाता है। और समस्त पूर्ति, जैसा कि हम पूर्ति वक्र से देख सकते हैं, अनुलंब वक्र दिखाया गया है। कीमत स्तर के बढ़ने से क्या होगा, कीमत स्तर बढ़ गया यहाँ पर। अब मुद्रा का पूर्ति, जो मुद्रा पूर्ति हुई थी उसका वास्तविक मूल्य, मुद्रा का वास्तविक मूल्य अर्थात मुद्रा की परचेजिंग पावर घट जाती है और परिणाम स्वरूप LM1 वक्र, ये जो LM1 वक्र है ये वाला, ये फिर बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, LM पर पहुंच जाएगा और अति मांग तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक कि समस्त मांग वक्र D1 समस्त पूर्ति वक्र S को E1 बिंदु पर, नया संतुलन यहाँ पर होता है, यहाँ पर नहीं काटता। इसका मतलब ये है कि जो भाग B है उसमें अपेक्षाकृत ऊंचा कीमत स्तर OP1 हो जाता है और चित्र के जो ऊपर भाग है, A भाग है, उसमें पुनः संतुलन जो है वो E की स्थिति में आ जाता है, जहां IS LM वक्र एक दूसरे को काटते हैं। इसका परिणाम हम बोलते हैं आत्म सीमाकारी होता है और कीमत स्तर में ठीक उसी अनुपात में वृद्धि होती है जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। तो ये फ्रीडमैन के अनुसार रहा। किन्स का यदि हम देखें, किन्स ने इसके बारे में क्या अपना बताया है, ये मांगाधिक स्फीति का किन्स का सिद्धांत इस तरह पर आधारित है कि यदि गुणक अपेक्षाकृत स्थिर है, हम मल्टीप्लायर को स्थिर माने, तो निवेश में परिवर्तन से आय में होने वाली परिवर्तन पहले से हम उनकी गणना कर सकते हैं। जब तक अर्थव्यवस्था में बेरोजगार संसाधन रहेंगे तब तक निवेश व्यय में वृद्धि के परिणामस्वरूप रोजगार, आय और उत्पादन दोनों बढ़ेंगे। लेकिन जब एक बार पूर्ण रोजगार स्तर आ जाएगा तो अड़चनें पैदा होनी शुरू हो जाएगी यहाँ से। तो डियर स्टूडेंट्स, व्यय में और वृद्धि होने पर, पूर्ण रोजगार जो पॉइंट है उसके व्यय में और वृद्धि होने पर अति मांग पैदा होती है और कीमतें बढ़ेंगी। अतः हम कह सकते हैं कि स्फीति अति मांग की उपज है और जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार स्तर नहीं आ जाता तब तक कीमत स्तर में कोई गंभीर विकार नहीं आती है। तो इसमें क्या है, क्योंकि केन्स जो है अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के स्तर को सामान्य स्तर नहीं मानते थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की तरह, तो वो अपूर्ण रोजगार स्थिति को सामान्य मानते थे कि जब तक मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है पूर्ण रोजगार स्तर बढ़ता जाएगा, निवेश के कारण आय जनरेट होती रहेगी और यदि MPC दी हुई है तो हम पहले ही आय जो परिवर्तन हुए उसकी गणना कर सकते हैं गुणक के द्वारा और हमारा रोजगार बढ़ता रहेगा। लेकिन जब पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद भी मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तब उन्होंने गंभीर विकार माने हैं। इसको हम प्रस्तुत रेखा चित्र में देख सकते हैं। मान लीजिए अर्थव्यवस्था E बिंदु पर संतुलन में है जहां IS और LM वक्र एक दूसरे को काटते हैं, ये पॉइंट है वो। इससे पूर्ण रोजगार स्तर YF और ब्याज की दर R है, जैसा कि हम ऊपर रेखा चित्र A में देख सकते हैं। इस स्थिति में नीचे को हम देखते हैं कीमत स्तर P है, जहां पर D वक्र S वक्र को E बिंदु पर काटता है। अब सरकार अपना व्यय बढ़ा देती है। व्यय बढ़ने से क्या होगा, IS वक्र दाईं ओर सरक कर IS1 पर चला जाता है और वो LM वक्र, जो पुराना LM वक्र है, उसको E1 बिंदु पर काटता है जहां आय का स्तर और ब्याज की दर बढ़कर क्रम से Y1 और R1 तक पहुंच जाती है। आप ये देख सकते हैं कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने से ये IS वक्र IS1 पर पहुंच जाता है, ये LM वक्र को E बिंदु पर काटता है। तो यहाँ पर क्या हमने देखा, यहाँ पर ब्याज की दर बढ़कर कितनी हो गई है, OR1 हो गई है और आय का स्तर बढ़कर OY1 हो गया है। इससे यदि हम आगे के डायग्राम में देखें, सरकारी व्यय में वृद्धि का मतलब है समस्त मांग बढ़ना, जिसे चित्र के नीचे के भाग में हम देख सकते हैं कि जो हमारा मांग वक्र है, डिमांड वक्र है, वो दाईं ओर शिफ्ट होकर D1 पर पहुंच जाता है। इससे प्रारंभिक कीमत स्तर P, अतिमांग कितनी है, E1 या YF Y1 के बराबर, इसको अतिमांग कहेंगे।
सीमा तक वृद्धि हो जाती है। अति मांग से कीमत स्तर बढ़ने लगता है, क्योंकि पूर्ण रोजगार स्तर के बाद हम उत्पादन नहीं बढ़ता है, वस्तु की पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती है। और जब कीमत स्तर बढ़ता है, यहाँ पर अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब कीमत स्तर बढ़ता है तो मुद्रा के मूल्य में जो मुद्रा की पूर्ति का वास्तविक मूल्य गिर जाता है। अब मुद्रा की वास्तविक पूर्ति मिलने से LM वक्र वो बाईं ओर शिफ्ट होकर LM1 पर पहुंच जाता है और नया संतुलन जो E2 बिंदु पर होता है, जहां YF आय का पूर्ण रोजगार स्तर संतुलन स्थापित पुनः हो जाता है। और संतुलन भाग 1 में ब्याज की ऊंची दर R2, जैसा कि हम प्रस्तुत रेखा चित्र में देखते हैं, जहां LM1 और IS1 दोनों वक्र E2 बिंदु पर काट रहे हैं, वहां पर ब्याज की ऊंची दर निर्धारित होती है। परंतु यह संतुलन भाग A में ब्याज की अधिक ऊंची दर R2 पर और भाग यदि B में देखें तो ऊंचे कीमत स्तर P1 पर स्थापित हो जाता है। इस प्रकार सरकारी व्यय बढ़ने से उत्पन्न अति मांग मुद्रा के वास्तविक मूल्यों में परिवर्तन से समाप्त हो जाती है। जो सरकारी व्यय बढ़ने से अति मांग पैदा हुई थी तो क्या होगा, वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ जाएंगे और वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से मुद्रा का जो वास्तविक मूल्य है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो कम हो जाएगी, उसमें स्वयं परिवर्तन हो जाएंगे और जो अति मांग है वो स्वयं समाप्त हो जाएगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा इन्फ्लेशन का वो है। इसमें से यदि कोई आपको बात समझ में नहीं आई हो तो मुझे बताइएगा, हम इसको पुनः रिपीट करेंगे। और आप जो है कोई भी चीज़ आपकी समझ में ना आए तो मुझे रेस्पॉन्स ज़रूर दें, इसको आप समझ लें, बुक्स में भी अच्छी तरह से दिया हुआ है और इस PPT के द्वारा भी डायग्राम आप इसमें देख सकते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में डियर स्टूडेंट्स इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।